आपने 1/4/2014 या उसके बाद में किया है। एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने एडवांस मनी फॉरफिट 1/4/2014 से पहले किया है तो उस केस में वो आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से लेस करना है। जब भी आप असेट को बेचेंगे उसमें कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से आपको लेस करना है। तो मैंने क्या बोला, एडवांस मनी फॉरफिट किया 1/4/2014 से पहले वाला, और आपने किया है, प्रीवियस ओनर ने नहीं, खुद ने किया है करके, ठीक है, प्रेजेंट ओनर ने किया है। तो उस केस में आप जब भी बेचेंगे कॉस्ट जो निकालेंगे कॉस्ट में से लेस करना है। लेकिन सर बिफोर इंडेक्सेशन या आफ्टर इंडेक्सेशन? राइट आंसर इज बिफोर इंडेक्सेशन। जो बिफोर इंडेक्सेशन है वो बिफोर इंडेक्सेशन आपको जो भी कॉस्ट है उस कॉस्ट में से आपको क्या करना है, एफएमवी को सॉरी कॉस्ट में से आपको जितना एडवांस मनी फॉरफिट किया है उसको लेस करना है। लेकिन सर मान लो कॉस्ट की जगह अपन एफएमवी 1/4/2001 ले रहे हैं तो एफएमवी में से लेस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर डेप्रिशिएबल एसेट है उसमें डब्ल्यूडीवी कॉस्ट बनता है तो डब्ल्यूडीवी में से लेस हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर एडवांस मनी फॉरफिट आपने 1/4/2014 के बाद में किया है तो कॉस्ट से लेस करने की जरूरत नहीं, सीधा आईएफओएस में टैक्सेबल करो। जिस ईयर में आप फॉरफिट कर रहे हैं उस ईयर में सीधा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन इज 50B, दैट इज द स्लम सेल। क्वेश्चन ही आता है स्लम सेल क्या होता है। स्लम सेल क्या होता है कि अगर आपने पूरा बिजनेस या कोई बिजनेस का सेगमेंट या कोई पार्ट है वो आपने बेच दिया फॉर अ लमसम कंसिडरेशन विदाउट असाइनिंग वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल असेट, मींस आपने उसको ट्रांसफर कर दिया विदाउट असाइनिंग वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल असेट एंड लायबिलिटी का वैल्यू पता नहीं है और आपने एक साथ में ही बेच दिया, तो वहां पे स्लम सेल लगेगा। अब क्वेश्चन ही आता है स्लम सेल के केस में कैपिटल गेन कैसे निकाले या बिजनेस की इनकम कैसे निकाले, डेटर क्रेडिटर यहां तो सब बिक गया। तो उस केस में लॉ मेकर्स बोलते हैं आप एक काम करिए, जो अंडरटेकिंग आपने बेचा है या जो सेगमेंट यूनिट आपने बेचा है उस यूनिट को आप एक असेट मान लीजिए और यहां पे कैपिटल गेन कैलकुलेट करिए। कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेना है। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में लास्ट ईयर तक क्या था, लमसम कंसिडरेशन जो आपको मिलता है वो लेना है, बट इस बार अमेंडमेंट हुआ और लॉ मेकर्स बोलते हैं यहां फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में आपको लेना पड़ेगा एफएमवी एज पर रूल नंबर 11 यूएई करके। रूल नंबर 11 यूएई के हिसाब से आपको एफएमवी है वो लेना पड़ेगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। बट आप बोलेंगे ये रूल नंबर 11 यूएई क्या होता है, तो इसको सीए फाइनल में कवर किया गया है, इंटरमीडिएट में कवर नहीं किया हुआ। बट रूल नंबर 11 यूएई में क्या लिखा हुआ है पता है, कि आप एक काम करिए एफएमवी 1 और एफएमवी 2 में से विचएवर इज हायर लीजिए। और एफएमवी 1 क्या होता है कि जो अंडरटेकिंग आप बेच रहे हैं ना, जो अंडरटेकिंग आप बेच रहे हैं उसकी सब असेट की फेयर मार्केट वैल्यू निकालिए। जो अंडरटेकिंग आप बेच रहे हैं उनकी सब असेट की फेयर मार्केट वैल्यू निकालिए, दैट इज कॉल्ड एफएमवी 1। और दूसरा एफएमवी 2 क्या होता है, जो कंसिडरेशन आपको मिल रहा है, जैसे कोई पैसा मिल रहा है, बिटकॉइन मिल रहा है, कोई अदर असेट मिल रही है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकालिए। और विचएवर इज हायर है वो एफएमवी एज पर रूल नंबर 11 यूएई आता है, जिसको इन डिटेल सीए फाइनल में पढ़ते हैं कि हर असेट की फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं। आपको इंटरमीडिएट में कितना याद रखना है पता है, इंटरमीडिएट में अब आपको यह याद रखना है कि जब भी स्लम सेल होता है तो उस केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आएगा एफएमवी एज पर 11 यूएई। और ये फेयर मार्केट वैल्यू आपको एग्जाम में दे रखी होगी, एग्जाम में आपको फेयर मार्केट वैल्यू दे रखी होगी, जस्ट आपको वही फेयर मार्केट वैल्यू को पुट करना है और आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेना है। अब एक बात समझना, अगर मान लो वहां पे ऐसा दे दे एफएमवी 1 और एफएमवी 2 तो आपको व्हिचएवर इज हायर लेना है। एफएमवी 1 क्या होता है, जो अंडरटेकिंग बेच रहे हैं उनकी सब असेट की फेयर मार्केट वैल्यू, और एफएमवी 2 क्या होता है, जो कंसिडरेशन मिल रहा है उसकी सब असेट की फेयर मार्केट वैल्यू, व्हिचएवर इज हायर है वो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा। अब एक चीज समझना, माइनस करेंगे ट्रांसफर एक्सपेंसेस, आपको मिल जाएगा नेट कंसिडरेशन। अब एक चीज समझना, सर जो अंडरटेकिंग बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या ले, क्योंकि ये तो नेट कंसिडरेशन तक तो पहुंच गए, कॉस्ट क्या ले, तो कॉस्ट के लिए आपको नेटवर्थ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, जो अंडरटेकिंग आप बेच रहे हैं उसका नेटवर्थ कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो नेटवर्थ मींस असेट माइनस लायबिलिटी करिए। और एक चीज ध्यान रखना, असेट लेते टाइम जो डेप्रिशिएबल असेट होती है ना, जिसपे डेप्रिसिएशन मिलता है, बिल्डिंग है, फर्नीचर, इंटेंजिबल असेट एंड तुम्हारा प्लांट एंड मशीनरी, जो डेप्रिशिएबल असेट होती है उनकी ले लीजिए डब्ल्यूडीवी एज पर इनकम टैक्स एक्ट। जो डब्ल्यूडीवी एज पर इनकम टैक्स एक्ट रहेगी वो आप वैल्यू ले लीजिए। और जो भी अदर असेट होती है उसके लिए ले लीजिए आप बुक वैल्यू, और इसकी टोटल करिए और लायबिलिटी को आप लेस करिए बुक वैल्यू पे, जो भी बचेगा दैट इज कॉल्ड नेटवर्थ। तो नेटवर्थ निकालते टाइम असेट माइनस लायबिलिटी, असेट में ध्यान रखना आप लोग कि असेट में जो डेप्रिशिएबल असेट है उसके लिए ले लीजिए डब्ल्यूडीवी एज पर इनकम टैक्स एक्ट, अदर असेट के लिए ले लीजिए बुक वैल्यू, लायबिलिटी आप ले लीजिए बुक वैल्यू पे, आपको मिल जाएगा नेटवर्थ। एक चीज ध्यान रखना, ये नेटवर्थ पे आपको इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मींस भले आपने ये अंडरटेकिंग 15-20 साल पहले, उसमें कुछ असेट है 10 साल पहले खरीदी है, कुछ असेट 2 साल पहले खरीदी है, कुछ असेट 1 साल पहले खरीदी है, कुछ असेट इस साल ही खरीदी है, इस नेटवर्थ पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। यहां पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और जो भी आपका कैपिटल गेन है वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डिपेंड करेगा कि वो अंडरटेकिंग चालू कब किया था। जो अंडरटेकिंग यूनिट आप बेच रहे हैं वो अगर 3 साल पहले चालू किया था तो उस केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, और 3 साल से ज्यादा नहीं हुए तो उस केस में आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। पर चीज अगर मान लो तुम्हारा नेटवर्थ कभी नेगेटिव
पॉजिटिव आ जाता है तो उस केस में आपको नील लेना है, नेटवर्थ अगर नेगेटिव आ जाता है तो आपको नील लेना है। अब जब आप ये स्लम सेल में बेचते हैं तो भले स्टॉक बिकता है तो भी आपका कैपिटल गेन में आएगा, मींस वो नेटवर्थ का पार्ट बनेगा स्टॉक इन ट्रेड वगैरह करके, ठीक है। इसके लिए कोई पीजीबीपी में अलग से इनकम नहीं आएगी। एक और चीज समझना, अगर कोई भी एसेट है जिसपे 35 एडी में डिडक्शन ले लिया है, वो तुम्हारा स्लरी पाइपलाइन, ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटल, होटल एंड वो कोल्ड चेन फैसिलिटी, 35 एडी में किसी एसेट का डिडक्शन ले लिया है और उसको अगर आप अंडरटेकिंग का पार्ट है उसको अगर आप बेच रहे हैं तो उसकी कॉस्ट है वो फिर आपको नील लेनी है। व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेटवर्थ कैलकुलेट करते टाइम उसकी कॉस्ट को नील ले लीजिए। अब एक और चीज समझना, अगर कोई गुडविल है और गुडविल जो है वो गुडविल आपकी सेल्फ जनरेटेड है तो ये ध्यान रखना उसकी कॉस्ट आपको नील लेनी है। नेटवर्थ कैलकुलेशन में अगर कोई गुडविल ऑफ बिजनेस और गुडविल ऑफ प्रोफेशन है जो सेल्फ जनरेटेड है तो उसकी कॉस्ट आपको क्या लेनी है, नील लेनी है। अब एक और चीज समझना, कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं चार केसेस ऐसे हैं जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है लेकिन आपको इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। पहला तो कैपिटल गेन इन केस ऑफ द नॉन रेजिडेंट, जो मैंने आपको पहले बताया था कि वो फॉरेन करेंसी में कैलकुलेट करते हैं। दूसरा डिबेंचर एंड बॉन्ड्स के केस में, और तीसरा स्लम सेल के केस में, और चौथा तुम्हारा 112 अगर सेक्शन लगता है तो उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है बट इंडेक्स का बेनिफिट नहीं। 47 क्या बोलती है पता है कि कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो ट्रांसफर नहीं माने जाते और उनके केस में कोई कैपिटल गेन नहीं लगता। ये ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं, देयर इज नो ट्रांसफर एट ऑल, और यहां पे कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा। सर ये कौन कौन से ट्रांजेक्शन होते हैं? सबसे पहला, अगर आप कोई